निश्चय आइए, इसमें आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम 20 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल पेज नंबर 6 के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से, जो कि चाइनीज़ डिप्लोमेसी, चाइनीज़ कूटनीति से, विदेश नीति से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि चाइना की डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो है, कूटनीतिक जो एक स्वरूप है चीन का, वो बदल रहा है। माओ जेडोंग के समय से अगर हम तुलना करें तो माओ जेडोंग चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन थे। इन्हें चाइना का चीन का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। और 1949 से लेकर अपनी मृत्यु 1976 तक माओ जेडोंग यह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन रहे। तो इनके बारे में अगर बात करें तो चीनी साम्यवाद का इन्हें एक क्रूड फेस कहा जाता है, यानी कि एक क्रूर चेहरा कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी, इनका मानना था कि शक्ति जो है वो बंदूक से होकर निकलती है, यानी कि ताकत के बल पर, शक्ति के बल पर ही आप अपनी प्रभुता स्थापित कर सकते हैं। अगर हम झाओ इन लाई की बात करें तो झाओ इन लाई चीनी सरकार के प्रथम मुखिया थे, यानी फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट थे। आप उन्हें प्रीमियर भी कह सकते हैं। चीन में प्रधानमंत्री के स्थान पे राष्ट्रपति के बाद प्रीमियर का पद होता था उस टाइम पे। तो झाओ इन लाई जो है वो चीन के प्रथम प्रीमियर थे। यह भी 1949 से लेकर 1976 अपनी मृत्यु तक वहाँ के प्रीमियर रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि वह चीनी साम्यवाद का एक सभ्य चेहरा थे, एक रिफाइंड फेस थे। इनका यह मानना था कि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शब्दों एवं संकेतों का विदेश नीति में, कूटनीति में बहुत भूमिका होती है। जिस प्रकार से माओ हमने बात की कि वो प्रेफर करते थे कि शक्ति जो है वह बंदूक से होकर निकलती है, बंदूक के नाले से होकर निकलती है, आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। वहीं पर झाओ इन लाई का मानना था कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शब्दों का, यानी बातचीत का, और संकेतों का, यानी व्यवहार का, कूटनीति में काफ़ी भूमिका होता है। तो दोनों के आपको अप्रोच में काफ़ी अंतर दिखेगा। बैंडंग के एफ्रो एशियन सम्मेलन की अगर बात करें, एफ्रो एशियन सम्मेलन जो कि गुटनिरपेक्ष मूवमेंट का, गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइन मूवमेंट का एक पूर्ववर्ती सम्मेलन था। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो झाओ इनलाई के नेतृत्व में चीन ने इसी टैक्टिक का इस्तेमाल किया, और इसी टैक्टिक का इस्तेमाल करते हुए चीन और एफ्रो एशियाई देशों के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे कौन सी टैक्टिक की हम बात कर रहे हैं? झाओ इनलाई के द्वारा विदेश नीति कूटनीति में बातचीत एवं आपसी व्यवहार को, संबंध को बढ़ावा देने की जो कूटनीति थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल कर एफ्रो एशियाई देशों के साथ चीन के संबंध को सुधारने का प्रयास किया। तो चाइनीज़ प्रीमियर अगर झाओ की बात करें तो उन्होंने खासकर एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में अपना एक लो प्रोफाइल रखा, यानी खुद को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आने दिया, और भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में नेतृत्व करने का मौका दिया। यानी कि उस सम्मेलन के नेतृत्व पंडित नेहरू और सुकर्नो कर रहे थे, और झाओ इनलाई ने जानबूझकर अपना एक लो प्रोफाइल रखा, अपने आप को एक सीमित रूप से शामिल किया। अगर हम बात करें तो यह जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है, कूटनीति की यह जो एक स्टाइल है, तरीका है, यह लगभग 50 वर्षों तक जो है, मतलब चीन के एक गणराज्य के रूप में स्थापित होने, चीन के एक रिपब्लिक के रूप में खुद को घोषित करने, जो कि घटना 1949 में हुई थी। तो 1949 से लेकर लगभग 50 साल तक यह कूटनीति की यह जो कूटनीतिक तरीका है, यह चीन के विदेश नीति को परिभाषित करता रहा है। यानी चाइनीज फॉरेन पॉलिसी झाओ इन लाई के इसी स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड रही है, प्रभावित रही है। और इस अगर हम रणनीति की बात करें तो इसमें क्या शामिल है, इसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, चरित्र हैं, वो ये थे कि अपने आप को पृथक करने से रोका जाए, यानी कि आइसोलेट होने से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बचा जाए, खुद को आइसोलेट नहीं होने दिया जाए। नाम सदस्यों के साथ, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के साथ एकजुटता बढ़ाई जाए, और पश्चिम के देशों के बीच में फूट पैदा किया जाए। तो यह झाओ इन लाई का जो विदेश नीति था, उसके ये एलिमेंट्स थे। आगे बढ़ते हैं। अब यह देखें कि 1976 में जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि माओ जेडोंग और झाओ इन लाई दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1980 के दशक में जब देन जियाओपिंग वहाँ पर राजनीतिक रूप से सत्ता में आए, तो उन्होंने झाओ इन लाई के
रणनीति को, उनकी कूटनीतिक रणनीति में स्वयं का भी 24 कैरेक्टर स्ट्रेटजी एक पूरक के रूप में शामिल किया। 24 कैरेक्टर स्ट्रेटजी का तात्पर्य 24 सूत्री रणनीति उन्होंने स्वयं की झाओ एनलाई के विदेश नीति में पूरक के रूप में शामिल की। अब देन जियाओपिंग के अगर 24 कैरेक्टर स्ट्रेटजी की बात करें, इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें शामिल था शांतिपूर्वक किसी भी परिस्थिति का निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना शांतिपूर्वक, अपनी स्थिति को सिक्योर करना यानी अपने पोजीशन को सुरक्षित करना, इसके साथ ही किसी भी तरीके के मामले को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाना यानी शांतिपूर्वक तरीके से उसका सामना करना, उसके अलावा अपनी क्षमताओं को छिपाना और अपने लिए सही समय का इंतजार करना। यह सारी बातें 24 कैरेक्टर स्ट्रेटजी देंग जियाओपिंग के 24 कैरेक्टर स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। इसके साथ ही एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखना यानी कि स्वयं को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में लाकर प्रस्तुत नहीं करना और कभी भी नेतृत्व का क्लेम नहीं करना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कभी भी नेतृत्व को लेकर अपने दावे नहीं रखना। तो यह देन जियाओपिंग के 24 कैरेक्टर स्ट्रेटजी का कुछ कंपोनेंट या कैरेक्टरिस्टिक चरित्र था। तो यह जो आपको हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की, तो लगभग यही आपको चाइनीज़ डिप्लोमेसी का, वहाँ की कूटनीति का मंत्र था। चाइनीज़ जो डिप्लोमेट्स होते थे, राजनयिक होते थे, उनके द्वारा भी अपने व्यवहार में फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का आचरण करते समय इन्हीं घटकों का और इन्हीं आदर्शों का पालन किया जाता था। इसी सोच के साथ उनकी विदेश नीति जो है वह डिजाइंड होती थी। और जो उसमें चाइनीज़ डिप्लोमेसी के मंत्र थे, जो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी वो यह थी कि वार्ता के समय मामलों की जो है अन्य पक्षों से ज़्यादा अवेयरनेस रखना, यानी कि वार्ता के समय कई पक्ष होते हैं या दो पक्ष होते हैं, तो दूसरे पक्ष की तुलना में स्वयं को ज़्यादा मामलों को लेकर जागरूक रखना। प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ ब्रीफ्स, तो ब्रीफ कहते हैं यानी कि उस मामले की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है किसी मुद्दे पर जिसके ऊपर वह किसी पक्ष से बात करने जा रहे हैं, तो वैसे मुद्दों पर स्वयं को बहुत ज़्यादा जागरूक और इन्फॉर्म्ड रखना। इसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाना, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, और विपक्षी को टैकल करने के लिए सतत वार्ता का प्रयास करना, यानी कि अपोजिशन को, विपक्ष को टैकल करने के लिए चीन के विदेश नीति का उस समय जो एक अप्रोच था वो निगोशिएशन था। वार्ता के माध्यम से, अथक वार्ता के माध्यम से विपक्षियों के साथ अपने मामलों को सुलझाना, यह उसका एक मंत्र था। इसके साथ अगर मान लीजिए कि वार्ता में या किसी पार्टनरशिप में, संपर्क संबंध में अगर असफलता हाथ लग गई तो उसकी जिम्मेदारी वह दूसरे पक्षों के ऊपर डाल देते थे। तो यह जो है कुछ मंत्र आपको चाइनीज़ डिप्लोमेसी का इस आर्टिकल में बताया गया है। अगर हम 1980 और 1990 के दशक की बात करें तो यह चाइनीज़ कूटनीति, चीनी कूटनीति के लिए एक शिखर का समय था, शिखर का काल था। वह इस प्रकार से क्योंकि यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स और रूस जैसे शक्तियों के साथ, जो कि विश्व में उस समय यह दोनों देश महाशक्ति थे, एटलीस्ट 80 के दशक में सोवियत का विघटन 1991 में हुआ, तो इन दोनों महाशक्तियों के साथ संबंधों को काफ़ी सामान्य करने में सफल चीन हो चुका था 1980 और 1990 के दशक में। और इसके साथ ही उसने यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ और अमेरिका को स्वयं को एक मार्केट इकॉनमी में तब्दील करने के एश्योरेंसेस भी दिए थे, यानी कि आश्वासन भी दिया था कि चीन स्वयं को एक मार्केट इकॉनमी, एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहता है। और यूएस और ईयू ने, यूरोपीय संघ ने उसके इसी आश्वासन के आधार पर डब्ल्यूटीओ में, विश्व व्यापार संगठन में चीन के शामिल होने को काफ़ी ज़्यादा दिशा दी थी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीन का जो एमर्जेंस है, चीन का जो मतलब एक विकास है एक वैश्विक शक्ति के रूप में, उसमें शुरुआती दौर में उसकी कूटनीति और विदेश नीति में नेगोशिएशन, वार्ता और संबंध बेहतर करने का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी अधिक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन देंग जियाओपिंग की 1997 में मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद जो चाइनीज़ कूटनीति के ये स्तंभ थे वह धीरे धीरे करके समाप्त होते, क्षय होते दिखने लगे। स्तंभ की बात हम करें तो हम उन आइडियल्स की, उन प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, उन आदर्शों और व्यवहारों की बात कर रहे हैं जिसका पालन करते हुए चीन जो है अपने राष्ट्रीय हितों को साधता था। तो देंग जियाओपिंग, इनकी मृत्यु के बाद चीनी कूटनीति में एक प्रकार से विनम्रता के स्थान पर अहंकार और अनुनय के स्थान पर हठधर्मिता
बलपूर्वक अपनी बात मनवाने का प्रयास करना, यह सारे कंपोनेंट शामिल होने लगे। अगर हम वर्तमान में साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर की बात करें तो चीन वहां पर भी अपने एक पक्षीय रुख को लेकर काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो नीति है एक पक्षीय है और एक प्रकार से वह किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं है। दक्षिण चीन सागर के जो और तटवर्ती देश हैं, जो लिटोरल स्टेट्स हैं, तो उनके साथ वार्ता के लिए तैयार नहीं है, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सुझाव या दबाव को मानने के लिए तैयार है। तो चीन का जैसे एक जो उसके फॉरेन पॉलिसी के स्तंभ थे पहले, उसके जस्ट विपरीत आप देखेंगे कि 2000 के आसपास के बाद से जब चीन का एक उभार एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में होने लगा, तो वहाँ पर ये व्यापक बदलाव उसके विदेश नीति में आए। इसके साथ ही जैसे पहले था कि वह विपक्षियों के साथ वार्ता के माध्यम से, अथक वार्ता के माध्यम से समस्याओं का, आपसी मुद्दों का निपटारा करता था, लेकिन बाद में देखा गया कि चीन जो है एक साथ कई पड़ोसी देशों के साथ जो है उसके संबंध तनावपूर्ण होने लगे और संबंधों में तनातनी होने लगी। इसके पीछे अगर हम चीन की मानसिकता समझने का प्रयास करें तो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी कि अपमान की शताब्दी के बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है कि चीन को पश्चिमी शक्तियों के हाथ पर, खासकर जो उपनिवेशिक साम्राज्यवादी पश्चिमी शक्तियां थीं, उनके द्वारा लगभग 100 साल की अवधि तक 1839-40 से लेकर 1949 ईस्वी तक अपमान का सामना करना पड़ा। ऐसा एक चीनी बोध है, मतलब एक चाइनीज परसेप्शन है कि उन्हें पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के द्वारा अपमान का सामना करना पड़ा, उन्हें एक मतलब कि औपनिवेशिक नीतियों का विक्टिम बनना पड़ा, और इसी अपमान का बदला लेना कहीं ना कहीं चाइनीज फॉरेन पॉलिसी के साइकी में उनके अब जो है व्यवहार में परिलक्षित होने लगा है। जहां पर कि पहले वो एक सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करते थे, जहां पर नेगोशिएशन, वार्ता, आपसी समझ, बेहतर संबंध बनाकर समस्याओं को दूर करने का प्रयास होता था। तो वहीं अब जैसे हम देखेंगे कि अहंकार, हठधर्मिता और एक पक्षीय व्यवहार जो है वो चीनी विदेश नीति को दिशा देने लगा है। तो अपमान की शताब्दी के बारे में बात करें, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के अगर हम बारे में बात करें, तो पाश्चात्य देशों के साथ अगर चीन की ऐसी मानसिकता है तो थोड़ी देर के लिए उसको, उसके कारण को समझा जा सकता है कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन 100 साल के लगभग तक उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी नीतियों का उसको विक्टिम बनना पड़ा। लेकिन अगर चीन इसी प्रकार की नीतियों का सभी देशों के साथ अगर इसी प्रकार की नीतियों से व्यवहार करता है, वैसे भी देश जिनका स्वयं का जो ऐतिहासिक अनुभव है कहीं ना कहीं औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी नीतियों के पीड़ित के रूप में है, तो वैसे सभी देशों के साथ भी चीन का उसी प्रकार का रवैया दिखता है, जो कि सही नहीं है। इसमें दूसरा जो आर्टिकल में आरोप लगाया गया है कि चीनी सरकार के द्वारा वहाँ की मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी तोड़ मरोड़ कर और हेर फेर कर उसका इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए किया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि जो चीन के द्वारा अर्जित साख है, जो एक ख्याति है, वैश्विक स्तर पर वह समाप्त होती दिखती है। लेख में कहा गया है कि पोस्ट कोविड यानी कि कोरोना वायरस डिजीज के काल के उपरांत जब यह बीमारी समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी, वैसी स्थिति में जो वैश्विक माहौल होगा, जो बाह्य माहौल होगा, वो काफ़ी अलग होगा, वह कोरोना से पहले की स्थिति नहीं होगी। तो वैसे एक उभरते हुए परिस्थिति में फॉरेन पॉलिसी को, कूटनीति को ऑपरेट करने के लिए चीन को अपने पूर्ववर्ती स्टाइल, कूटनीति के पूर्व का जो उसका अपना स्टाइल था, उसको फिर से वापस हासिल करने की, अंगीकार करने की आवश्यकता आर्टिकल में बताई गई है। अब यह आर्टिकल किस प्रकार से आपके लिए आवश्यक है, तो यह मुख्य परीक्षा पेपर 2, जिसमें कि पॉलिसीज, किसी अन्य देश की नीतियों का हमारे ऊपर प्रभाव, भारत के ऊपर प्रभाव और द्विपक्षीय संबंध के संदर्भ में यह आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चीन का जो यह असर्टिव या हठधर्मी जो एक प्रकृति या उसका जो व्यवहार विकसित हो रहा है, तो वह अभी के समय में भारत के लिए कैसे नुकसानदायक, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, उसके संदर्भ में। और दूसरा, भारत और चीन के बीच में परस्पर द्विपक्षीय संबंध के संदर्भ में कि हमें चीन को लेकर अपने फॉरेन पॉलिसी में, अपने विदेश नीति में किस प्रकार का अप्रोच रखना चाहिए। तो उसके पहले हमें चीनी डिप्लोमेसी की, कूटनीति की समझ विकसित करनी आवश्यक है। उसकी कूटनीति के जो निर्देशक आदर्श हैं, जो निर्देशक तत्व हैं, वो क्या क्या हैं। तो हमने देखा कि चीन की स्थापना 1949 के बाद से 1980-90 तक के दशक
में चीन का जो विदेश नीति का रुख रहा कुछ अलग था, नर्म रवैया था। उसके बाद की अवधि से, खासकर 2000 के बाद की अवधि से उसका रवैया काफ़ी सख्त, हठधर्मी और अहंकारपूर्ण रहा है। तो चीन के कूटनीति के समझ को विकसित करने और उसका प्रभाव भारत के साथ चीन के संबंध, द्विपक्षीय संबंध के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए आपके मुख्य परीक्षा पेपर 2 से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके साथ ही जहां पर आपसे चीन के उभार को लेकर एक उभरती शक्ति के रूप में अगर कोई टॉपिक आपको ऐसे में आता है कि चीन कैसे भारत के लिए एक थ्रेट है, खतरा है, तो वहां पर आप इन सब बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 पर ही आतंकवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो पाकिस्तान को आतंकवाद प्रसारित करने वाले और पीड़ित दोनों देश के रूप में प्रस्तुत करता है कि पाकिस्तान जो है एक तरफ तो आतंकवाद का निर्यात करता रहा है, दूसरे देशों के लिए आतंकवाद प्रायोजित करता रहा है, विशेषकर भारत के लिए, और ऐसे नीति के कारण वह स्वयं भी आतंकवाद का पीड़ित रहा है। तो यह एक आर्टिकल भारत पाकिस्तान संबंध के भी संदर्भ में और हमारे आंतरिक सुरक्षा के भी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आइए इसका विश्लेषण करते हैं कि पाकिस्तान से उपजने वाले जो भारत के लिए या अन्य देशों के लिए आतंकवादी जो खतरे हैं, अब उसका प्रभाव जैसा हमने देखा है कि पाकिस्तान के ऊपर स्वयं भी पड़ा है। यह जो एक विरोधाभासी मतलब जो फैक्ट है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो नीति रही है अपने पड़ोसी देशों के विरुद्ध एक मतलब निम्न स्तरीय संघर्ष को जन्म देने के लिए, एक लो इंटेंसिटी वारफेयर के लिए, तो पाकिस्तान ने वैसे मतलब निम्न स्तरीय संघर्ष हेतु ऐसे कई मतलब आतंकवादी संगठनों को जन्म दिया और उनको प्रोत्साहित करता रहा है। तो यह जो विरोधाभास है वो पाकिस्तान की इस नीति में है कि वह अपने पड़ोसियों का सामना करने के लिए और उनसे लो इंटेंसिटी वारफेयर में इंगेज करने के लिए आतंकवादी समूहों को जन्म देता रहा है और उन्हें पैट्रोनेज देता रहा है। अगर हम इस रणनीति की बात करें तो प्रथम बार इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा किया गया था और यह बाद में और तीव्र हो गया। किस समय? तो जब यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया के सहयोग से पाकिस्तान वहाँ के साम्यवादी विद्रोह को 1978 में जो साम्यवादी विद्रोह अफगानिस्तान में हुआ था, तो 1978 के साम्यवादी विद्रोह को समाप्त करने के लिए यूएस और सऊदी अरेबिया के सहयोग से पाकिस्तान ने इस रणनीति को और वहाँ पर अपनाया था और इंटेंसिफाई कर दिया था इस स्ट्रैटेजी को। जैसा हम जानते हैं कि अफगानिस्तान से सोवियत का विड्रावल हुआ, सोवियत की वापसी हुई सोवियत रूस की, जिसके कारण कि पाकिस्तान की सेना के पास इस्लामी लड़ाकों की एक काफ़ी अच्छी खासी संख्या जो है मौजूद थी, जिसे कि पाकिस्तानी सेना ने प्रशिक्षित भी किया था और हथियार की भी आपूर्ति की थी। तो जैसा हमको पता है कि इस्लामिक लड़ाकों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सोवियत को वापस करने के लिए, जो एक साम्यवादी वहाँ विद्रोह था उसको वापस करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने किया था और इसके लिए उन्होंने इस्लामिक लड़ाकों को प्रशिक्षित किया और हथियार की भी आपूर्ति की। अब जब सोवियत की सेना अफगानिस्तान से वापस हो गई तो वैसी परिस्थिति में उसके पास एक लार्ज सरप्लस इन लड़ाकों का था, यानी कई मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में यह लड़ाके पाकिस्तान सेना के पास उपलब्ध थे। तो उस समय इसने निर्णय लिया कि भारत के खिलाफ जो है विद्रोह और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर कश्मीर घाटी में, वह इसका इस्तेमाल करेगा। यानी पाकिस्तानी सेना के द्वारा इन लड़ाकों का इस्तेमाल भारत में कश्मीर घाटी में खासकर विद्रोह एवं आतंकवाद को उकसाने, बढ़ावा देने के लिए करने का निर्णय लिया गया। परंतु इसमें बात यह थी कि लगभग एक दशक चलने वाला जो अफगान जिहाद था, इसके कारण पाकिस्तान की जनसंख्या का एक अच्छा खासा वर्ग जो है वह भी रेडिकलाइज हो गया, यानी उसके अंदर भी धार्मिक कट्टरता की भावना उत्पन्न हो गई, विशेषकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब प्रांत में। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको कि अभी खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र कहा जाता है, तो खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र और पंजाब दोनों में एक दशक तक चले इस अफगान जिहाद के कारण पाकिस्तान के जनसंख्या का एक अच्छा खासा वर्ग जो है वह धार्मिक कट्टरता का शिकार, धार्मिक उन्माद का शिकार हो गया। अब इस प्रकार से जो पाकिस्तान के अंदर जन्म लिए आतंकवादी समूह थे, तो पाकिस्तानी सेना ने, जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि पाकिस्तानी सेना ने उनका इस्तेमाल कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवाद फैलाने के लिए करना शुरू कर दिया। परंतु इनमें से कुछ ऐसे समूह आतंकवादी संगठन थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ही
कार्य करने लगे, पाकिस्तान के ही विरुद्ध कार्य करने लगे, विशेषकर तब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। तो जैसा हम जानते हैं कि वार ऑन टेरर में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, आतंकवादियों विशेषकर अलकायदा समूह के और तालिबान के आतंकवादियों का सफाया करने के लिए। तो पाकिस्तान अमेरिका के इस अभियान में सहयोगी की भूमिका पाकिस्तान ने निभाई, जिसके कारण वहाँ के होम ग्रोन कुछ ऐसे आतंकवादी समूह थे जिन्होंने कि पाकिस्तान के ही विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू कर दी। परंतु कुछ ऐसे भी आतंकवादी संगठन थे जो कि पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के साथ उनकी निष्ठा बनी रही, पाकिस्तानी सेना के साथ वो लॉयल रहे और सिर्फ पाकिस्तान के बाहर ही उन्होंने हमले किए, खासकर भारत में। इसमें लश्कर तोयबा का नाम आता है, LET का। तो लश्कर तोयबा जिसका कि रोल 2008 के विभत्स और मुंबई आतंकवादी हमले में था। तो इस प्रकार के जो आतंकवादी कुछ ऐसे संगठन थे जो कि पाकिस्तानी सेना को लेकर निष्ठापूर्ण रहे, पाकिस्तान के बाहर ही वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहे, विशेषकर भारत में। और इसके लिए उन्हें पाकिस्तानी ISI का, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI है, तो ISI के द्वारा उन्हें खुफिया एवं लॉजिस्टिकल सहयोग मिलता रहा। इसका उदाहरण 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला है। परंतु कुछ ऐसे भी समूह थे, जैसा हमने पहले भी बात किया, जो पाकिस्तान के ही खिलाफ एक्ट करने लगे। उसमें एक नाम आता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, TTP का, जिसकी कि अफगान तालिबान के साथ आइडियोलॉजिकल एफिनिटी थी, मतलब वैचारिक समीपता समानता थी। तो TTP जो है वह अफगान तालिबान के साथ उसकी वैचारिक समानता है, विचारधारा की समीपता है। और TTP ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ भी फतह में और खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी आर्मी के साथ बहुत ही भीषण लड़ाइयाँ लड़ी हैं, यानी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ही उन्होंने कार्रवाई की है। तो एक तरीके से देखें तो होम ग्रोन ऐसे आतंकवादी संगठन जो कि उनके घर के ही उपज थे, पाकिस्तान के अंदर के उपज थे, उन्होंने पाकिस्तान के ही खिलाफ हमले करने और वहाँ की सेना के ही विरुद्ध में हथियार उठाना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसे भी आतंकवादी समूह हैं जैसे जैश ए मोहम्मद। तो इनके जैसे आतंकवादी समूह पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमला भी करने में संकोच नहीं करते, जैसा कि खासकर देखा गया है कि वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों, शिया और सूफियों के विरुद्ध और सूफी मज़ारों के ऊपर भी जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी हमला होता रहा है। एक प्रकार से आप देखें कि जो आतंकवाद को पोषित करने की रणनीति पाकिस्तान की दूसरे देशों को अस्थिर करने की थी, पड़ोसियों को अस्थिर करने की थी, उसको खामियाजा स्वयं भी भुगतना पड़ा है। आर्टिकल में निष्कर्ष के रूप में यह बताया गया है कि पाकिस्तान की ऐसे आतंकवादी समूहों को नियंत्रित करने की क्षमता जो है वह अनइवन है, यानी समान नहीं है, सबके ऊपर उसका समान नियंत्रण नहीं है। इससे यह पता चलता है कि स्टेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, यानी कि राष्ट्र हितों के लिए आतंकवाद को एक टूल के रूप में, औजार के रूप में इस्तेमाल करना बहुत ही जोखिम वाली यह नीति है, बहुत रिस्की नीति है, जिसके कि बहुत ही गंभीर, बहुत ही नकारात्मक दुष्परिणाम होते हैं, जिससे कि स्वयं उस राष्ट्र की स्थिरता जो है वह खतरे में पड़ जाती है। तो यह आर्टिकल आपके लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो कि आतंकवाद भारत के समक्ष एक सुरक्षा चुनौती के रूप में, सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में है। यह आपके पेपर 3 में टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के क्षेत्र से संबंधित है कि पाकिस्तान से जो आने वाले टेररिस्ट थ्रेट हैं, जो आतंकवादी मतलब जो हमारे ऊपर थ्रेट हैं, वो किस प्रकार से हमें अस्थिर करते हैं, उसकी एक पृष्ठभूमि क्या है और वर्तमान में उसका मतलब अलग अलग आतंकवादी संगठनों का जो है अप्रोच क्या है। तो वो समझने के लिए, टेररिज्म, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद की प्रकृति को समझने के लिए आपके पेपर 3 के हिसाब से महत्वपूर्ण है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध में आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा भारत के तरफ से रखा जाता है। तो वहाँ पर द्विपक्षीय संबंधों के भी संबंधित प्रश्न में आप इन बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा एक स्टेट पॉलिसी, एक आधिकारिक नीति के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल भारत में विद्रोह, उग्रवाद एवं आतंकवाद को फैलाने के लिए किया जा रहा है। निबंध की अगर हम बात करें तो आपसे आतंकवाद संबंधित निबंध भी पूछे जा सकते हैं कि आतंकवाद एक स्टेट पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल करना कहाँ तक जो है यह मतलब लाभकारी है। तो जैसा अभी हमने निष्कर्ष